बंगाल सरकार के द्वारा एक ऐसा बिल लाया गया जिसका हमें इंतजार था, क्योंकि हर दिन हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जिसमें किसी बहू, किसी बेटी, किसी बच्ची का बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है और जिसकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन हमारी सरकारें और हमारी न्यायिक व्यवस्था हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती है, और यदि उसे न्याय भी मिलता है तो इतना लेट हो जाता है कि जिसके लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जिसके खिलाफ केस किया गया वो इतना पावरफुल है कि आपके केस की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ प्रावधान है इस बिल में जो कि ममता गवर्नमेंट, यानी ममता जी, दीदी जी की जो गवर्नमेंट है बंगाल की, वो लेके आई है। और इस प्रावधान में देखेंगे यदि कोई व्यक्ति रेप करता है और महिला की मृत्यु हो जाती है तो 10 दिन के अंदर मौत की सजा मिल जाएगी। याद रखना, यदि कोई लड़की या महिला का बलात्कार करता है कोई और वो कोमा में चली जाए यदि, तो भी ऐसी स्थिति में भी मौत की सजा होगी। बहुत कुछ है इस बिल के बारे में जानने के लिए, तो एक एक करके हम लोग चीजों को देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल का नाम क्या है, इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं और कौन से प्रावधान ठीक है और कौन से प्रावधानों पे अभी और सोचने का हमें समय चाहिए था या फिर हमें सोचना चाहिए। आइए देखते हैं एक एक करके। आप देखें ममता जी बोल रही हैं सदन में इस बिल के रिगार्डिंग में। इस बिल का नाम पहले देख लेते हैं क्या है। इस बिल का नाम है अपराजिता एंटी रेप बिल, है ना। तो नाम हमें याद रखना, एग्जाम के पर्पज से भी और हमारी जिंदगी के पर्पज से भी याद है होना चाहिए, ठीक है। तो नाम क्या है, अपराजिता एंटी रेप बिल। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान देख लेते हैं। पहला प्रावधान क्या है, अगर रेप पीड़ित की मौत होती है या फिर वह कोमा में चली जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी, है ना, फांसी। और वो भी कितने, 10 दिन के अंदर, है ना। अब कोई वकील दलील इस तरीके की वो नहीं चलेगी कि लंबे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती जा रही है, ये सब नहीं चलेगा। अब आपको न्याय मिलेगा 10 दिन के अंदर। और ये बहुत जरूरी था ऐसे लोगों के लिए जो बहुत गंदी मानसिकता रखते हैं और महिलाओं को केवल वस्तु के तौर पे देखते हैं और उनका उपभोग करना चाहते हैं किसी भी कंडीशन में। और कई बार तो ऐसा होता है कि मौत के घाट उतार देते हैं ऐसे दरिंदे। आपने देखा बंगाल में क्या हुआ, पूरा देश सिहर उठा। निर्भया कांड में क्या हुआ, पूरा देश रो पड़ा था। और इसी तरीके घटनाएं हमारे देश में आज भी हो रही हैं। तो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे कानूनों की और सख्त कानूनों की बिल्कुल जरूरत है। उसी के क्रम में एक कानून आया है, इसका हम सभी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उससे पहले और प्रावधान भी हम इसके देखते हैं। जैसे कि रेप हुआ या गैंगरेप हुआ, इनके जो दोषी हैं इनको पेरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। यानी पेरोल पे बेल नहीं मिलेगी, अब उम्र कैद की सजा, जीवन भर काटो सजा, ठीक है। तीसरी बात, रेप केस की जांच अब कितने दिन में पूरी होना चाहिए, क्योंकि अभी तो यही हो रहा था, जांच पे जांच चली जा रही, जांच पे जांच चली जा रही है। तो 21 दिन का समय दिया गया है कि 21 दिन में आपको जांच कर लेनी है, ठीक। यदि फिर भी मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो पेचीदा केस है तो उसमें 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि वो कोई भी वो 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम फिक्स कर ले, या दरोगा जी ने बोला कि 15 दिन और ज्यादा लगेंगे, जी नहीं। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी साहब या साहिबा ये बताएंगे कि इस केस में अभी और जांच करनी है, तो फिर आपके लिए 15 दिन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक। तो यानी मैक्सिमम समय जांच के लिए 36 दिन का हो गया। 21 + 15 36 दिन का मैक्सिमम समय हो गया। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी और जिसका नेतृत्व डीएसपी करेंगे, है ना, याद रखना। तो हर एक जिले में क्या बनाई जाएगी, अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों को देखेगी। यह बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार कदम है। और कुछ देखते हैं। देखो अच्छी बात है कि विपक्ष के लोग जब सही मुद्दे पे सही बात करते हैं तो अच्छा लगता है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहां पे भी हुआ, पश्चिम बंगाल में जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के कुछ नेताओं ने अपने बयान दिए और उन्होंने बोला कि हमें इस बिल की जरूरत है और हम भी इस बिल का समर्थन करते हैं। तो ऐसे मुद्दों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पे जब सरकार यदि सही इरादे से कोई काम कर रही है तो चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको साथ में खड़े होना ही चाहिए, क्योंकि ये सम्मान की बात है हमारी बहू बेटियों की, ये हमारी बहन की, माताओं के सम्मान की बात थी, है ना। तो इसलिए विपक्ष ने भी यहां पे बहुत जिम्मेदारी से काम किया, ये बहुत अच्छी बात है। अब और देखते हैं इसमें क्या कुछ प्रावधान है। अब कुछ सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और बहुत शानदार तरीके से ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर ने इस सवालों को
आपके सामने रखा है और उनके आंसर्स भी दिए हैं। तो हमारे दिमाग में कौन कौन से सवाल आते हैं सामान्य तौर पे हम देखते हैं इस बिल से संबंधित क्या सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। एक एक सवाल को सुनना जरूरी है, सभी के लिए सुनना बहुत जरूरी है। पहला कि इसका बिल का नाम क्या है, ठीक है। तो इस बिल का नाम है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024, इसका पूरा नाम है, ठीक। ये क्या करेगा, इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन सबको सुरक्षा मुहैया कराना, जिससे कि उनका रेप ना हो, उनका यौन उत्पीड़न ना हो। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अब बात आती है कि आखिर दोषी को फांसी की सजा कब होगी, है ना। तो अब देखो, फांसी की सजा का प्रावधान जरूर समझना है। इसमें बोला गया अगर रेप के दौरान विक्टिम की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में दोषी को 10 दिन के अंदर फांसी दे दी जाएगी, फांसी की सजा सुना दी जाएगी, मान लो, ठीक है। तीसरी, रेपिस्ट को उम्र कैद दी गई तो जेल की अवधि में क्या होगा, है ना। अब ये एक सवाल हमारे दिमाग में आएगा। तो यहां पे बोला गया है, बिल में कहा गया है कि गैंग रेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाए, पहली बात। दूसरी बात बोली कि उसमें उसको सारी उम्र भर जेल में रखा जाए, वो भी विदाउट पेरोल के, है ना। यानी ऐसा नहीं कि पता चला कोई भी बाहर निकले आ रहा, मतलब कभी भी पेरोल पे आ जा रहा है। एक राम रहीम है, वो देखो कभी भी पेरोल पे आ जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। खैर, आगे देखेंगे। तो मौजूदा कानून के तहत उम्र कैद की सजा को कम से कम 14 साल है। उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद सजा माफी हो सकती है। ये सब बातें तो अलग हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, बिल में किन धाराओं में बदलाव किया गया, तो कुछ जो है सेक्शंस हैं, है ना, भारतीय न्याय संहिता के, इसमें कुछ बदलाव करने की बात की गई है। तो देखो क्या है इसमें, सेक्शन नंबर 64, 66, 70 सब क्लॉज 1, 71, 72 सब क्लॉज 1, 73 और 124 सब क्लॉज 1 और 124 सब क्लॉज 2 में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। और आपको मैं बता दूं कि इसमें है क्या, आखिर इन जो सेक्शंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इन सेक्शंस में खास तौर पे जो रेप की सजा हो गई और रेप की परिभाषा हो गई, गैंग रेप इत्यादि, इनको किस तरीके, या फिर मर्डर, है ना, इन सब को, इन चीजों को लेकर के इसमें प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट अटैक के मामले हो गए या इत्यादि। उसके बाद सेक्शन नंबर 65 सब क्लॉज 1, 65 सब क्लॉज 2 और 72 सब क्लॉज 2, 70 सब क्लॉज 2 को हटाने का प्रस्ताव किया गया, क्योंकि इसमें 12, 16 और 18 साल की उम्र के दोषियों की सजा का जो है प्रावधान है। तो इन सेक्शंस पे भी कुछ बदलाव की बात की गई है कि इस सेक्शंस में क्या होना चाहिए, क्योंकि जनरली आप देखते हो निर्भया केस में भी हम लोगों ने देखा कि यदि 18 साल से कम का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है, ठीक है। तो हालांकि ये विषय अलग है, लेकिन ये बहुत घृणित कृत्य है ना। इस कृत्य को आप समझो कि यदि कोई किसी को रेप कर रहा है, कोई मर्डर कर रहा है, ये तो मतलब विदाउट ऐसे इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप उस पर दया करो या कुछ करो, उसको प्रॉपर उस सजा तक पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि जिसके साथ गलत हुआ उनसे पूछो उनको न्याय कब मिलेगा, है ना, समझ रहे। उसके बाद नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात आती है रेप, मर्डर और गैंग रेप की जांच बिल में अंतर क्या होने वाला है। ये कह रहे हैं कि रेप और मर्डर और गैंग रेप की जांच बिल में अंतर क्या होने वाला है। ये कह रहे हैं कि देखो, ड्राफ्ट के बिल के अनुसार या ड्राफ्ट बिल के मुताबिक रेप के मामलों में 21 दिन के भीतर जो है पूरा की पूरी जांच कर लेनी है, और यदि जांच में और समय लगता है तो 15 दिन का समय और बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यह सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी इसको डिसाइड करेंगे, ये बात हमने बोली, ठीक। उसके बाद हमने बात बोली नेक्स्ट महत्वपूर्ण, आदतन अपराधियों के लिए क्या कोई प्रावधान है, ठीक है, यानी जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं, क्या उनके लिए कोई प्रावधान है। तो यस, प्रावधान है उसके लिए कि उनके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, उम्र कैद का सजा का प्रावधान है इसमें, ठीक है। क्या रेप और मर्डर केस के मामले में स्पेशल टीम बनेगी, यस, स्पेशल टीम बनेगी और उसका नाम रहेगा अपराजिता टास्क फोर्स। उसका नाम क्या रहेगा, अपराजिता टास्क फोर्स, ठीक है। पीड़ितों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले इसलिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया जाएगा, और जितने भी जो संसाधन है वो मुहैया कराए जाएंगे, ये भी बात हो गई यहाँ पे। अब एक रेप केस की मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर के क्या कुछ नया रूल है। अब देखो, रेप केस की मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर के रूल है कि यदि ये कह रहे हैं क्या रूल है, तो हाँ, कोर्ट की कार्रवाई को प्रिंट या पब्लिश करने से पहले इजाजत लेनी होगी सरकार से। यानी जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कोर्ट ने कोई अपनी कार्रवाई में कुछ बात कही है, तो उसको मीडिया क्या पब्लिश कर सकती है या नहीं, तो जवाब है हाँ, कर सकती है, लेकिन परमिशन लेनी होगी सरकार से। यदि ये गलत तरीके से यानी विदाउट परमिशन ऐसा कुछ हुआ, तो अब जो भी
से सनसनीखेज बनाने के चक्कर में किसी का भी नाम उजागर कर दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, तो ऐसी स्थिति में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। लेकिन यहां पे एक सवाल उठता है कि आर्टिकल नंबर 19 में जो हमारा राइट टू एक्सप्रेशन है, क्या वो यहां सस्पेंड हो रहा है? क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप यहां पे इस तरीके से प्रतिबंध लगाओगे मीडिया पर, तो मीडिया फिर ऐसे मुद्दों को उठाएगी कैसे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस सवाल का उत्तर हमें ढूंढना है। ठीक है, अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है कि बिल पास करने के लिए राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास क्यों भेजा जाएगा? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि जो आपराधिक कानून है, क्रिमिनल लॉज है, वो समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में है। और कॉन्करेंट लिस्ट में होने के नाते यदि कोई विधेयक यदि आपके राज्य की विधानसभा से पास हो जाता है तो राज्यपाल उसे रिजर्व कर सकता है। किसके लिए? वो राष्ट्रपति के लिए कर सकता है। और ऐसा प्रोविजन कहां पे? संविधान के आर्टिकल नंबर 200 में हम इसको देखते हैं, है ना। तो आर्टिकल हम जब 200 पढ़ेंगे तो हम वहां पे राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियों को समझते हैं, और उसमें खास तौर पे बिल से संबंधित शक्तियां, जिसके माध्यम से कि वह बिलों को रिजर्व कर सकता है, विधेयकों को रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति के लिए। तो ये सब बातें थी। अब आप लोग मुझे एक बात बताएं कि क्या ममता दीदी या फिर पश्चिम बंगाल की सरकार का ये कदम कैसा लगा? मैं यदि व्यक्तिगत तौर पे बात करूं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब हमारी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाले आसानी से ना घूम पाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने प्रयास किया। ये बहुत अच्छा कदम है। हम सभी लोगों को इस तरीके के कानूनों को सपोर्ट करना चाहिए और सरकारों को इस तरीके के कामों के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए, है ना। और उम्मीद है कि ये जो मुद्दा है पूरा आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।